व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर आपको PDF में दे दूंगा। बाकी स्वयं के नोट्स तैयार करते रहिए, शॉर्ट नोट्स, तो उन्हीं का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे महत्वपूर्ण जो नाम यहाँ पर आता है तो वो आता है भरत मुनि जी का। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भरत मुनि, जो भारतीय काव्य शास्त्र कहिए या फिर संस्कृत काव्य शास्त्र कहिए, यहाँ पर इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो इनका भरत मुनि जी का समय माना जाता है, तो समय की बात की जाए तो इनका समय होगा द्वितीय शताब्दी। कौन सा? द्वितीय शताब्दी। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। प्रथम आचार्य माना जाता है आचार्य बलदेव उपाध्याय। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शताब्दी माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। याद रखिएगा इस रचना को, कौन सी है? नाट्य शास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली। पूछा जाता है किसको भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है, तो ये कहा था नाट्य शास्त्र, जो इनकी रचना है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार की चर्चा की है। बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक पंक्ति यहाँ पर आपको एक प्रश्न बता रही है। ठीक है, एक बार नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, तो 10 माने गए हैं गुण, और 10 दोष भी माने हैं, और अलंकार भी पूछे गए हैं कि भरत मुनि के अनुसार कितने अलंकार स्वीकार किए गए हैं, तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। यमक, उपमा, रूपक और दीपक। फिर आगे है नाट्य शास्त्र के षष्ठ एवं सप्त अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 रसों की संख्या इनके द्वारा स्वीकार की गई है। तो हर एक पंक्ति को यहाँ पर ढंग से नोट करिएगा। मैं कह रहा हूँ जोर देकर, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। ऐसा ना हो कि आपने इनको यहाँ से छोड़ दिया, सोच लिया कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी, फिर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन रहे हो। तो हर एक पंक्ति कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो ध्यान से इनको देखना। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा तो ये आएगा भामह का। जो भामह है ये दूसरे प्रमुख काव्य शास्त्रीय आचार्य माने जाते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय षष्ठ शती बताई है, 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। 6ठी शताब्दी का कौन सा समय? पूर्वार्ध। भामह कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के? कश्मीर के निवासी थे, और इनके पिता का नाम रकरिल गोमी था। इनके पिता का नाम भी याद रखिएगा, और ये कश्मीर के निवासी थे। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को, किसने? भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। क्या था? सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया था। पूछा जाता है किसने अलंकार को सर्वप्रथम मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के तौर पर प्रस्तुत किया, तो ये भामह थे। ठीक है, भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सा होगा? काव्य अलंकार, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। थोड़ा सा देखिएगा, बैकग्राउंड में शोर है। पहले ही मैंने पिछले कल भी आपको कहा था कि बाहर आया हूं, जिस कारण मुझे इस शोर में ही वीडियो बनानी पड़ रही है। आप मेरी आवाज पर ही फोकस करिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। भामह की रचना का नाम क्या होगा? काव्य अलंकार। भरत मुनि की रचना का क्या नाम था? काव्य शास्त्र। और जो ये काव्य अलंकार है, इसमें 6 परिच्छेद हैं, और ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित रचना मानी जाती है। भामह के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों को इस तालिका में वर्णित किया है। देख लेते हैं। जो प्रथम अध्याय है या फिर प्रथम परिच्छेद है, इसमें काव्य के साधन, लक्षण और भेदों का निरूपण किया गया है। जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय और तृतीय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको वर्णन मिलेगा सिर्फ अलंकार और अलंकार का ही निरूपण। जो चतुर्थ अध्याय रहेगा, यहाँ पर 10 दोष के बारे में जिक्र मिलता है। पंचम अध्याय में न्यास, विरोध और दोष निरूपण का वर्णन मिलता है।
षष्ठ जो अध्याय है इसमें शब्द शुद्धि निरूपण का जिक्र किया गया है। इसके पश्चात आगे देखिएगा, भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं। पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। क्या है? शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पंक्ति पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में कि किसकी ये पंक्ति है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसकी पंक्ति होगी भामा की होगी। भामा ने कहा था शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य के तौर पर प्रयोग होना चाहिए, इसलिए शब्दार्थो सहितो काव्यम है। दूसरा है भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण इन्होंने प्रस्तुत किए थे। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो भरत मुनि थे इनके द्वारा 10 गुण और 10 दोष बताए गए थे, तो फिर यहाँ पर जो भामा थे इन्होंने 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण ही बताए हैं। और ये सर्वमान्य मत भी है कि जो 3 ही गुण प्रमुख रहते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके पश्चात वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा अलंकार प्राण है भरत मुनि भामा के अनुसार? तो वक्रोक्ति अलंकारों का प्राण माना जाता है। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन इनके द्वारा किया गया है। 10 विध काव्य दोषों का। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन इन्होंने किया है। इन्होंने जो रीति को प्रमुख नहीं माना है, काव्य गुणों को प्रमुख इनके द्वारा माना गया है। तो यहाँ से भी हर एक पंक्ति से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, गौर से सुनिएगा, हर एक पंक्ति से प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। तीसरे जो यहाँ पर विद्वान आएंगे तो वो कौन से विद्वान है? दंडी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। आचार्य दंडी का समय था सप्तम शती। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे और काव्यदर्श नामक महत्तीय ग्रंथ इनके द्वारा प्रदान किया गया था। भरत मुनि का कौन सा था? काव्य शास्त्र। भामा का कौन था? काव्य अलंकार। और जो दंडी है इनका हो जाएगा काव्यादर्श। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं तथा लगभग 650 श्लोक यहाँ पर मिलते हैं। जो काव्यादर्श है यहाँ पर कितने परिच्छेद हैं? 4। और यहाँ पर 650 श्लोक हमें देखने के लिए मिलते हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। किससे स्थापित किया? गुण से। दंडी के काव्यदर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषय यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं हम। देखिएगा, जो प्रथम अध्याय है यहाँ पर लक्षण, काव्य लक्षण, भेद, रीति, गुण का विवेचन इनके द्वारा किया गया है। द्वितीय अध्याय में अर्थालंकार निरूपण है। तृतीय में शब्दालंकार निरूपण, विशेषतः यमक का। फिर जो चतुर्थ अध्याय है इसमें 10 विध काव्य दोषों का विवेचन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये चारों के चारों महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर जो आचार्य बलदेव उपाध्याय है इन्होंने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक स्वीकार किया था। किसने किया था? आचार्य बलदेव उपाध्याय ने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक बतलाया है। अगला जो नाम यहाँ पर रहेगा बामन का, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बामन ने रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर अपना प्रचार प्रसार किया था। कौन थे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक? आचार्य बामन। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये ठीक रहेगा। बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शताब्दी, कौन सा? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया था। 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। बामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। किसके? कश्मीर नरेश थे जयापीड़, इनके मंत्री थे बामन। फिर आगे है आचार्य बामन ने काव्य अलंकार सूत्र, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, काव्य अलंकार सूत्र। हर एक विद्वान की पुस्तक और इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया है उसका ध्यान रखना है। बामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी थी। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? 319 तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है।
बामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है, इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर भी हर एक को आपने नोट डाउन करना है, प्रश्न बनेगा ही बनेगा यहाँ से। रीति को काव्य की आत्मा माना किसने? बामन ने। बामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। फिर कही थी इन्होंने ये पंक्ति, रीतिरात्मा काव्यस्य। बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा? बामन ने। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व किसके द्वारा दिया गया था? बामन के द्वारा। गुण तथा अलंकार का परस्पर इन्होंने विभेद भी किया था। वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना की थी इन्होंने। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। जो अपने दंडी थे इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी की ही परिकल्पना की थी, परंतु जो अपने ये बामन जी हुए इन्होंने 3 रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। 10 प्रकार के गुण इन्होंने स्वीकार किए, जैसे कि शब्द और अर्थ के आधार पर 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की। देखिएगा यहाँ से ये स्पष्ट करता हूं, पहले माने गए थे 10 और इन्होंने 10 प्रकार के गुणों को उभयगत माना, फिर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की। टोटल इन्होंने 20 की थी, 10 पहले किए थे, 10 को इन्होंने फिर से स्वीकार किया था अपनी तरफ से जो जो इनको लगे थे। फिर आगे है वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। कलर इसका चेंज कर देते हैं हम, कौन सा रखते हैं कलर? ये ठीक है, ग्रीन वाला। फिर आगे है समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी कि इन्होंने समग्र अर्थालंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया था। ठीक है। इसके पश्चात जो अगला नाम यहाँ पर रहेगा उद्भट का, जो ये भी काफी महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं, उद्भट। आचार्य उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय कौन सा माना जाता है? 8वीं शती का उत्तरार्ध। उद्भट जी का समय होगा 8वीं शती का उत्तरार्ध। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का ही सभा पंडित स्वीकार किया था। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी और यह अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करता हुआ ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ होगा? जो आचार्य उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ है, इसमें अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आगे है यहाँ पर उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना की इन्होंने। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष को 2 भागों में विभाजित किया। एक था शब्द श्लेष और दूसरा अर्थ श्लेष। इसकी इन्होंने कल्पना की। दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित इनके द्वारा किया गया। किस अलंकार को श्रेष्ठ मानते थे ये? तो ये मानते थे आपके श्लेष अलंकार को श्रेष्ठ। फिर है अर्थ के 2 भेदों की कल्पना की। विचारती सुस्थ, क्या है? विचारती सुस्थ और अविचारित रमणीय। फिर है काव्य गुणों की संगठना का धर्म मानना। क्या है? काव्य गुणों को संगठना का धर्म इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके पश्चात जो अगला नाम यहाँ पर आएगा रुद्रट जी का। जो रुद्र जी का समय क्या होगा? 9वीं शती का पूर्वार्ध। और फिर ये कश्मीर के ही निवासी माने जाते हैं। जो रुद्रट है इनकी रचना का नाम क्या होगा? काव्य अलंकार। जिस प्रकार से भामा की रचना का नाम काव्य अलंकार है, उसी प्रकार से इनकी रचना का नाम भी काव्य अलंकार ही है। इसमें इन्होंने 16 अध्याय प्रस्तुत किए हैं तथा कुल 734 श्लोक यहाँ पर मिलते हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा। अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में किसने बांटा था, तो रुद्रट जी का नाम यहाँ पर आएगा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, ठीक है। वास्तव, अपमेय, अतिशय और श्लेष, ये 4 वर्ग इनके द्वारा स्वीकार किए गए थे। अगला नाम यहाँ पर आएगा आनंद वर्धन जी का। क्या कहते हैं आनंद वर्धन जी?
आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। किनके? अवंती वर्मा के। तथा 9वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आनंद वर्धन का समय पूछा जाता है, कई बार क्रम से रखने के लिए प्रश्न आते हैं, इसीलिए हर एक का क्रम आपको बता रहा हूं, हर एक की पुस्तक आपको बता रहा हूं, हर एक का संप्रदाय आपको बता रहा हूं। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्वनि संप्रदाय का आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक, कौन सा? ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 4 उद्योग या अध्याय हैं जो मूलतः कारिकाएं या सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके पश्चात अगला नाम यहाँ पर आएगा अपना अभिनव गुप्त जी का, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था। क्या था? नरसिंह गुप्त। तथा वे चुखुलक के नाम से जाने जाते थे, चुखुलक के नाम से। इनकी माता का नाम बिमलका था। क्या था? बिमलका। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्टतौत को गुरु मानकर स्वीकार किया है। देखिएगा, इनके प्रमुख 3 गुरु रहे हैं। कौन कौन से? नरसिंह गुप्त जो इनके पिता थे, भट्ट इंदुराज और भट्टतौत। जो व्याकरण शास्त्र किनसे सीखा इन्होंने? व्याकरण शास्त्र सीखा इन्होंने नरसिंह गुप्त से। ध्वनि शास्त्र इन्होंने भट्ट इंदुराज से सीखा और नाट्य शास्त्र इन्होंने भट्टतौत से सीखा। इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे है, अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं भी लिखी हैं। ये काफी ज्यादा पूछी जाती हैं टीकाएं, इसका ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये भी काफी ज्यादा। जो नाट्य शास्त्र मूल ग्रंथ है, इसके लेखक थे भरत मुनि और इन्होंने टीका लिखी थी अभिनव भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आनंद वर्धन की थी ध्वन्यालोक, इसकी टीका इन्होंने लिखी थी ध्वन्यालोक लोचन करके। भट्टतौत का था काव्य कौतुब, इसका लिखा था इन्होंने काव्य कौतुब विवरण। ठीक है, कई बार तो सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की है। काव्य कौतुब किसकी रचना है? भट्टतौत की है। ये 3 पुस्तक तो यहाँ पर ये टीकाओं के आधार पर इनकी हो गई, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौतुब विवरण। और फिर आगे है अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक। क्या है? अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना भी की थी। यह ग्रंथ रतन तंत्र शास्त्र का विश्व को स्वीकार किया जाता है। कौन सा? तंत्रालोक। इस प्रकार से इनकी 4 पुस्तकें हो गई, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौतुब विवरण और तंत्रालोक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी हर एक पंक्ति से प्रश्न बन रहा है, आपको परीक्षा में देखने के लिए आएंगे ये प्रश्न। ध्यान से करोगे तो नंबर आप ले लोगे। अगला नाम यहाँ पर आता है कुंतक जी का। कुंतक भी कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। किस संप्रदाय का? वक्रोक्ति संप्रदाय का। देखिएगा, यहाँ पर जितने भी हम संस्कृत आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं तो ये सारे के सारे कहां से थे? कश्मीर से। कश्मीर, वर्तमान में कश्मीर की स्थिति देखिए कैसे वहां पर संप्रदाय विशेष अपना प्रभुत्व जमा रहा है और किस प्रकार से शुरुआत में या फिर जिस टाइम संस्कृत का प्रभुत्व हमारे चारों तरफ था, किस प्रकार से अधिकतर विद्वान कश्मीर के ही देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पर हम उनके साक्ष्य देख रहे हैं, ज्यादातर विद्वान कश्मीर के थे। उस समय कश्मीर को देवी देवताओं की भूमि मानी जाती थी, ऋषि मुनि की भूमि मानी जाती थी। कई प्रमुख केंद्र कश्मीर में उस समय थे, परंतु वर्तमान में स्थिति उलट ही हो गई है। आप देख सकते हैं कैसी स्थिति वर्तमान में कश्मीर की है। चलिए खैर, उस तरफ तो हमें जाना क्या है, पर यह ध्यान रखना है कि कश्मीर काफी प्रमुख स्थानों में माना जाता है। ठीक है, फिर आगे है कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति है वक्रोक्ति जीवितम, जो कि 4 भागों में या फिर 4 पाठों में 4 अध्यायों में वर्णित है। कारिका एवं वृत्ति सम्मिलित ग्रंथ ये माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ कुंतक का होगा। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा चलाया गया था। फिर आगे जो अगले महत्वपूर्ण कवि यहाँ पर होंगे, आचार्य होंगे, इन्हें देख लेते हैं। धनंजय।
धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। कहाँ के थे धनंजय? धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय 10वीं शती स्वीकार किया जाता है, 10वीं शती का उत्तरार्ध। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दश रूपक नामक ग्रंथ रचना इन्होंने इसी के लिए की थी, ध्वनि के विरोध में। धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक के नाम से की थी। जो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा, धनंजय का समय 10वीं शती का उत्तरार्ध, ये ध्वनि विरोधी थे और 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। अगला नाम यहाँ पर आता है महिम भट्ट का। महिम भट्ट भी कश्मीर के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं शताब्दी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों या फिर अध्यायों में विभक्त है। यहाँ से महिम भट्ट का समय याद रखिएगा और इनकी जो पुस्तक याद रखिएगा, और ये ध्वनि मत का खंडन करने वाले विद्वान थे। फिर जो अगला नाम यहाँ पर आएगा भोजराज। भोजराज भी धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। जो भोजराज है इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक 2 प्रमुख ग्रंथों को लिखा। यहाँ से ये याद रखिएगा, भोजराज थे 11वीं शती के पूर्वार्ध के आचार्य, और इनकी 2 पुस्तकें मानी जाती है, 2 ग्रंथ माने जाते हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। अगला जो नाम यहाँ पर आता है मम्मट जी का, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये विद्वान है। मम्मट का जन्म हुआ था कश्मीर में तथा इनके पिता का नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है, 11वीं शती का उत्तरार्ध। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। ये याद रखिएगा, जो मम्मट थे इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध है, कश्मीर के हैं, और काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, अक्सर प्रश्न बनता है यहाँ से। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा क्षेमेंद्र जी का। क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और समय इनका 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्या था? प्रकाशेंद्र। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? तो क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु थे अभिनव गुप्त, जिन्हें हमने पीछे देखा था। क्षेमेंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक और दशावतार चरित। ये इनके प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्षेमेंद्र है, समय इनका 11वीं शती का उत्तरार्ध हो जाएगा और औचित्य संप्रदाय इनके द्वारा प्रदान किया गया है। इनके शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त हो जाएंगे। और फिर जो कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक और दशावतार चरित, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है, जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूँ, रिपीट होने वाले तथ्य हैं ये। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा रुयक जी का आएगा। जो आचार्य रुयक है, ये भी देखिए आपके कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के? कश्मीर के। ये भी निवासी माने जाते हैं। कश्मीर के निवासी थे। रुयक के पिता का नाम राजानक तिलक था। राजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका भी लिखी थी। ये भी ध्यानपूर्ण बात है। फिर आगे है रुयक का समय 12वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। यह महाकवि मक्खंक के काव्य गुरु थे। किनके? जो महाकवि मक्खंक थे, इनके काव्य गुरु माने जाते हैं रुयक। रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना भी की थी। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ से क्या क्या ध्यान रखिएगा, रुयक का समय 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है और इनके जो रचना के तौर पर जानी जाती है अलंकार सर्वस्व। अलंकार के ऊपर इन्होंने कार्य किया है और ये इनका मौलिक ग्रंथ भी माना जाता है। फिर आगे जो रुख करेंगे हम, ये करेंगे शोभाकार मित्र की तरफ।
जो शोभाकार मित्र हैं, इनका समय देखिएगा ये माना जाता है 12वीं शती का उत्तरार्ध। यह भी कश्मीर निवासी त्रेश्वर मित्र के पुत्र थे। शुभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ से ये 2 तथ्य आप याद रखिएगा। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा हेमचंद्र जी का आएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इन्हें काव्य शास्त्र के अंतर्गत। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। किसके? कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन या लिखा इनके द्वारा किया था। ये हेमचंद्र के 2 शिष्य माने जाते हैं, रामचंद्र और गुणचंद्र। इन्होंने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना। रामचंद्र को प्रबंध शतकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होगा। फिर आगे है शारदा तनय। जो शारदा तनय है, इनका समय 13वीं शती का मध्य भाग होगा। कश्मीर के ये भी निवासी थे। इनके द्वारा भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें 10 अधिकार या अध्याय हैं। फिर जो यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे जयदेव। जयदेव मिथिला के निवासी थे और इनका समय 13वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से भी प्रख्यात थे। ये भी ध्यान रखिएगा। जयदेव ने चंद्रलोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों और 35 अनुष्टुप श्लोकों में की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। जयदेव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हर एक टॉपिक इनका या फिर हर एक पंक्ति के विषय में इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ध्यान से इनको नोट करिएगा। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा विश्वनाथ कविराज का। जो विश्वनाथ कविराज थे, इनका संबंध उड़ीसा से रहा है और उड़ीसा के राजा के ये संदीप विग्रह थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। समय इनका 14वीं शती का पूर्वार्ध होगा। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों के अध्याय में या फिर 10 परिच्छेद या अध्याय में साहित्य दर्पण नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ को रचा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको भी नोट करिएगा हर एक तथ्य। फिर आगे जो नाम आएगा यहाँ पर विद्याधर का। समय इनका 14वीं शती हो जाएगा। इनके द्वारा काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। विद्यानाथ ये भी 14वीं शती के विद्वान माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना होगी प्रतापरुद्र यशोभूषण। अपेय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। अपेय दीक्षित ने वृत्ति वर्तिक चित्र मीमांसा कुबलयानंद नामक ग्रंथों की रचना की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये भी, इनको भी नोट करिएगा। अगले जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्वान होंगे पंडित राज जगन्नाथ। नोट करना है इनको भी, ठीक है। जो महत्वपूर्ण कह रहा हूँ उसको नोट करना है। फिर देखिएगा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होगा। महत्वपूर्ण यहाँ से ये होगा कि जो जगन्नाथ जी थे ये जगन्नाथ जातीय आंध्र ब्राह्मण थे, ठीक है। क्या थे? ब्राह्मण थे तथा पेद्यु भट्ट के पुत्र माने जाते हैं। इनका समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण स्वीकार किया जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना भी की थी। तो ठीक है, ये तथ्य भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बाकी देखिए जिसको PDF चाहिए होगी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर और भी तथ्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण मुझे लगे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिया। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। समय याद रखिएगा कब का है, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से। पाश्चात्य काव्य चिंतन परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी के पूर्व हेसियाड, सोलन, पिंडार नाटककार थे। एरिस्टोफेनीस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। ये जितने भी यहाँ पर चिंतक या फिर नाटककार बताए गए हैं ये सारे 5वीं सदी से पूर्व के हैं। हेसियड हो गए, सोलन हो गए, पिंडार हो गए और एरिस्टोफेनीस हो गए, ठीक है। इनका ध्यान रखिएगा, 5वीं सदी से पूर्व के ये माने जाते हैं। जो 5वीं सदी के बाद से या फिर 5वीं सदी से
आप अपने प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, ये आने शुरू हो जाते हैं, लुंजाइनस इत्यादि इत्यादि। फिर आगे देखिएगा, एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक प्लेटो में देखने के लिए मिलती है। प्लेटो की भी किस रचना में, इयोन नामक जो इनका ग्रंथ है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक व्यवस्थित रूप से। अगर आपसे पूछा जाए प्लेटो का समय कब से कब तक का है, तो ये 427 से लेकर 347 ईस्वी पूर्व तक का होगा। ठीक है, इनका समय इनका जन्म का होगा 427 का, मृत्यु का 347 ईस्वी पूर्व का। और इनकी जो प्रमुख रचना है ये इयोन हो जाएगी। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं अगर प्लेटो की बात करूँ तो यहाँ से आपको प्रश्न बनता ही बनता है। हर एक तथ्य को यहाँ पर आप नोट करिएगा, हर एक तथ्य को, क्योंकि ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा परीक्षा में। इसके पश्चात आगे है, प्लेटो के जो इम्पॉर्टेंट तथ्य रहते हैं वे आपको यहाँ पर बताता हूँ। जन्म आपको प्लेटो का बताया मैंने 427 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व। अगर जन्म स्थान इनका पूछा जाता है तो ये हो जाएगा एथेंस। जो एथेंस है ये कहाँ पर पड़ता है, ग्रीक, यूनान। ठीक है, फिर इनका जो मूल नाम है ये है एरिस्टोकलिस। क्या है, एरिस्टोकलिस इनका मूल नाम हो जाएगा। गुरु के द्वारा इनको दिया गया नाम ये क्या था, प्लाटोन। ये गुरु के द्वारा दिया गया नाम था। अरबी भाषा में इनका, अरबी और फारसी में जो इनका नाम था अफलातून, अंग्रेजी नाम प्लेटो था। ये सारे के सारे नाम नोट करिएगा, ये प्रश्न बनने के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। फिर आगे है प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। कैसे कैसे, प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी दार्शनिक माने जाते थे प्लेटो। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। जो इनके दर्शन के सिद्धांत इत्यादि थे ये यहाँ पर वर्णित हैं। जैसे कि प्रत्यय सिद्धांतवादी ये थे, आदर्श राज्य की स्थापना ये करना चाहते थे, आत्मा की अमरत्व सिद्धि के लिए ये महत्वपूर्ण मत रखते थे अपना। फिर सृष्टि शास्त्र से संबंधित थे, ज्ञान मीमांसा इनसे संबंधित रहा है। जो ये 5 सिद्धांत थे इनके द्वारा माने जाते थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण होंगे। फिर से देखिएगा, प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। फिर आगे है प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है। क्या माना प्लेटो ने कि जो प्रत्यय या फिर विचार है यही परम सत्य है या चरम सत्य है। ये इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत में। ठीक है, फिर आगे ये लिखते हैं, वह शाश्वत और अखंड है। क्या, विचार, प्रत्यय या विचार शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है। जो ये वस्तु जगत है ये प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। कितना गुना दूर है, 3 गुना दूर है, ऐसा मानते थे प्लेटो। क्योंकि अनुकरण असत्य का होता है, ये इनका मत था प्लेटो का। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, इसे देख लेते हैं। जैसे विचार या प्रत्यय सर्वप्रथम आता है, फिर जो वस्तु जगत होता है ये इसका अनुकरण माना है इन्होंने। विचार या प्रत्यय का अनुकरण था वस्तु जगत, और फिर जो वस्तु जगत का अनुकरण हो गया कला जगत। इस प्रकार ये 3 गुना दूर माना इन्होंने प्लेटो ने। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कितना गुना दूर माना था, 3 गुना दूर। फिर है प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति रही है आपके लिए। फिर आगे है, कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत
सृजनशीलता की अवहेलना की थी। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत है। त्रिधा अपेत, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति रहेगी आपके लिए। इसके पश्चात आगे जो प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी उन्हें हम देख लेते हैं। इयॉन, क्रातिलुस, गॉर्गियास, फेद्रूस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं होंगी। एक बार फिर से हम इनको देखेंगे। इयॉन, क्रातिलुस, गॉर्गियास, फेद्रूस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज, ये इनकी रचनाएं होंगी। इनको नोट करना आपने। फिर है प्लेटो ने अपने इयॉन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति भी। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन देवी शक्ति से प्रेरित है। जो दैवी शक्ति है इनसे प्रेरित होकर ही कोई कवि रचना करता है, ये इनका मत था। ठीक है, किसका? प्लेटो का। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज कहा। क्या कहा? म्यूजेज। काव्य देवी को प्लेटो म्यूजेज कहते हैं। या म्यूजेज से क्या तात्पर्य रहेगा? काव्य देवी से। फिर आगे है प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। जो प्लेटो थे ये काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार करते थे। कौन कौन से? अनुकरणात्मकता, अनुकरणात्मकता, वर्णनात्मकता, मिश्र। जो अनुकरणात्मक इससे संबंधित है प्रहसन या फिर दुखांतक। फिर जो वर्णनात्मक था इसका डिथेरैम्प या प्रगृत, इससे संबंधित होगा। जो मिश्र है ये महाकाव्यात्मकता से या फिर महाकाव्य से संबंधित होगा। ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आगे है प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने। जो प्रगीत है ना, वर्णनात्मक, डिथेरैम्प, इसके प्लेटो ने 3 अंग माने थे। कौन कौन से थे वो? शब्द, माधुर्य, लय। प्रगीत के प्लेटो ने 3 अंग माने। एक शब्द था, दूसरा माधुर्य, तीसरा लय। प्लेटो ने कला का आग्रह माना। जो प्लेटो ने कला को आग्राह्य माना, जिसके 2 आधार हैं, एक तो दर्शन, दूसरा प्रयोजन। आगे है कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकवादी था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति हो जाएगी। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकवादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है। प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। ये इनके द्वारा बताई जाने वाली चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे और कवि और कलाकार को वहाँ पर रहना ये पसंद नहीं करते थे। इसलिए ये कला कैसी होनी चाहिए ये बताना चाहते थे प्लेटो। ठीक है, इसके पश्चात प्लेटो स्वयं एक कवि था। जो प्लेटो है स्वयं एक कवि था। इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित हैं। पूछा जाएगा कि जो क्या प्लेटो कवि था? जी बिल्कुल, ये एक कवि था। इसके साथ ही जो इनकी कविताएं हैं ये ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स नामक जो रचना है यहाँ पर संकलित मानी जाती हैं। फिर इनकी जो पंक्ति है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो रिपब्लिक नामक रचना थी यहाँ पर कहा था कि जो दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। किसने कहा? ये प्लेटो ने रिपब्लिक नामक इनकी जो रचना थी यहाँ पर कहा कि जो दास्ता है, गुलामी है, ये मृत्यु से भी भयावह है। ठीक है, तो ये थे प्लेटो से संबंधित सारे तथ्य जो मैंने आपको बताए। अब जो आगे अगले महत्वपूर्ण विद्वान आएंगे ग्रीक से ही ये संबंधित थे, तो ये होंगे अरस्तु। जो अरस्तु है इनका मूल नाम था एरिस्टोतिलेस। क्या था? एरिस्टोतिलेस। फिर आगे है अरस्तु से संबंधित संक्षिप्त जीवन वृत्त से तथ्य जो इस प्रकार से होंगे। जो जन्म हुआ अरस्तु का ये हुआ 384 ईस्वी में और जो मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान इनका मकदूनिया माना जाता है, मकदूनिया। पत्नी इनकी थी बिथियास। कौन थी? बिथियास।
इनके शिष्य का क्या नाम था? प्लेटो। शिष्य का नहीं, इनके गुरु का नाम था प्लेटो और इनके शिष्य का क्या नाम था? सिकंदर। गुरु इनके प्लेटो होंगे, शिष्य इनके सिकंदर होंगे। ये थी सारी तथ्य। ये जो यहाँ पर ये तथ्य भी बताऊंगा, इनको भी नोट करिएगा, ये भी पूछे जाने वाले हैं काफ़ी सारे। देखिए, एक तो इनके जो अरस्तु थे, इनके गुरु थे प्लेटो। इनके गुरु प्लेटो होने के बावजूद इन्होंने बहुत से जो इनके तथ्य थे इन्हें गलत ठहराया था अरस्तु ने। आगे आगे आपको पता चलेगा किस प्रकार गलत ठहराए। अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी थी। जो अरस्तु थे, इन्होंने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति है, ये मत इन्होंने माना। अरस्तु ने कहा कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति है। ये अपने गुरु के प्रतिवाद में कह रहे हैं। ठीक है, आगे है अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। कितनी? 400, जिनमें सर्वप्रमुख 3 हैं। 3 ही सर्वप्रमुख है। एक तो हो गया पेरिपोइटिकेस, जिसे काव्य शास्त्र भी कहते हैं। टेखेनेस रिटोरिकेस, इसे भाषा शास्त्र कहा जाता है। फिर है वसीयतनामा, इसमें दास प्रथा से संबंधित तथ्य वर्णित हैं। देखिए, जो पेरिपोइटिकेस है, ये जो काव्य शास्त्र, इसमें काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन यहाँ पर वर्णित है। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा रखें? ये रख लेते हैं। देखिए, फिर जो टेक्नेस रिटोरिकेस है, भाषा शास्त्र, इसमें भाषण, भाषा और भावों का वर्णन मिलता है। ये विद्यातव्य है। फिर जो वसीयतनामा है, इसमें दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र स्वीकार किया जाता है। जो वसीयतनामा है, यह दास प्रथा की मुक्ति से संबंधित प्रथम घोषणा पत्र है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वसीयतनामा का उद्देश्य या फिर आधार क्या रहा है। फिर आगे देखिए, अरस्तु कृत वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन तथ्यों को याद रखिएगा। फिर आगे है, अरस्तु ने पेरिपोइटिकेस की रचना अनुमानतः 330 ईस्वी पूर्व के आसपास की थी। कब की थी? 330 ईस्वी के आसपास। यहाँ पर इसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया गया है, ये देख लेते हैं। जो पेरिपोइटिकेस है, इसका यूनानी नाम था पेरिपोइटिकेस। ठीक है, अध्याय इसमें 26 थे। कितने अध्याय थे? 26। और इसमें पृष्ठ कितने थे? 50 इसमें पृष्ठ थे। प्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन माने जाते हैं? टी विंस्टली। और क्या अनुवाद था इसका किया गया? ऑन पोइटिकेस, ये इस नाम से अनुवादित थी, ऑन पोइटिकेस। समय कब था इसका अनुवाद का? 1780 ईस्वी। इसके पश्चात अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझाने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया का उदाहरण भी दिया था। किसके द्वारा घड़ा निर्माण की प्रक्रिया का उदाहरण दिया गया था? अरस्तु के द्वारा। 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक इनके द्वारा बताया गया था इस निर्माण हेतु। जैसे कि देखिए, घड़े का निर्माण कैसा होता है? सर्वप्रथम आपको जल चाहिए, फिर मिट्टी, फिर कुम्हार या चाक, और अंत में जाकर घड़ा बनता है। जो इन्होंने जल को क्या माना? प्रयोजन माना इन्होंने जल को। फिर मिट्टी को ये उपादान कारण मानते हैं। फिर कुम्हार या चाक को ये निमित्त कारण मानते हैं। घड़ा इनको तत्व मानते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जो परीक्षा का लेवल है ये हाई किया जा रहा है। इस तरह के तथ्य अब पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके पश्चात आगे है, अरस्तु के काव्यशास्त्र में अध्यायानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार से है। जो इनकी पुस्तक है जिसमें 26 अध्याय हैं, इसमें देखिए 1 से 5 अध्याय तक अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रास्दी या ट्रेजेडी, महाकाव्य या फिर एपिक काव्य, प्रहसन या फिर कॉमेडी का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इसका पारस्परिक भेद वर्णित है 1 से 5 अध्याय में। फिर 6 से 19 अध्याय में यह ग्रंथ का केंद्रीय भाग है। कौन सा? 6 से 19 भाग जो है
ये ग्रंथ का केंद्रीय भाग है। इसमें त्रास्ती का सविस्तार विवेचन और इसकी परिभाषा, संरचना, प्रभाव आदि का वर्णन मिलता है। फिर जो अध्याय 20 है इसमें पद विभाग आदि का व्याकरणिक विवेचन मिलता है। फिर जो 21 से 22 अध्याय है इसमें पदावली और लक्षणा का निरूपण मिलता है। फिर 23 से 24 इसमें महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन किया गया है। फिर जो 25वां अध्याय है इसमें प्लेटो तथा अन्य लोगों द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का निराकरण किया गया है। फिर जो अंतिम अध्याय है 26 इसमें महाकाव्य और त्रास्ती का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। इसके पश्चात देखिएगा अरस्तुकृत काव्यशास्त्र में अध्याय संख्या 12 से 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। कौन से अध्याय? 12 से 20 अध्याय। फिर है अरस्तु ने काव्यशास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की। जो काव्यशास्त्र है इसकी रचना अरस्तु ने दो दृष्टियों से की। एक तो यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन या विश्लेषण, दूसरा प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। ठीक है, ये इनके आधार थे। फिर आगे है अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। किसका? अनुकरण का भेद। फिर अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। किसको? छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे अरस्तु। इसके पश्चात आगे है महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के लिए 3 भेदक तत्व हैं। कितने भेदक तत्व हैं? 3 भेदक तत्व, माध्यम, विषय और पद्धति। जो महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के लिए ये 3 भेदक तत्व स्वीकार करते हैं। एक तो माध्यम, दूसरा विषय, तीसरा पद्धति। फिर आगे है दुखांतक के 6 अंग स्वीकार किए गए हैं। दुखांतक के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? 6। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी था ना कॉलेज कैडर का, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए कह रहा हूँ ये सारा का सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 6 अंग है दुखांतक के, इनको देखिएगा, ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है कथानक, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना, फिर गीत और सबसे अंत में दृश्य। फिर से देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करूँगा। सबसे पहले कथानक आता है, फिर चरित्र आता है, फिर विचार, फिर पद योजना, फिर गीत और सबसे अंत में दृश्य। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। कितने आधार? 5 आधार। कौन कौन से हैं? असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत दोष। फिर जो असंभव वर्णन है, जो मन को अग्राह्य हो, इसे कहेंगे असंभव वर्णन। जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो, उसे उपयुक्त वर्णन मानेंगे। अयुक्त वर्णन, कौन सा अयुक्त वर्णन होगा? जिसमें कार्य कारण भाव का अभाव हो। फिर जो अनैतिक वर्णन है, इसमें स्वीकृत मूल्यों की अपेक्षा होगी। फिर जो विरुद्ध वर्णन है, इसमें जहाँ 2 विरोधी वस्तुओं का वर्णन होगा, ये विरुद्ध वर्णन से संबंधित होगा। फिर जो शिल्पगत दोष है, इसमें कला संबंधी भूल होगी, कला संबंधी भूल। फिर आगे देखिए अरस्तु के काव्यशास्त्र में आए कुछ प्रमुख यूनानी शब्द निम्नलिखित हैं। ये देखिएगा नाम कौन कौन से हैं। देखिएगा जो यूनानी शब्द है पेरिपेटिया, हिंदी अनुवाद हो जाएगा स्थिति विपर्य, अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। फिर है अग्नोरिसिस, अग्नोरिसिस, ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा अभिज्ञान, अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा रिकॉग्निशंस। फिर मिमेसिस, जो मिमेसिस है और कैथारसिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिमेसिस का हो जाएगा अनुकरण, अंग्रेजी में इमिटेशन। फिर जो कैथारसिस है, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा विरेचन। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा माइथोस, ये कथा वस्तु होता है और अंग्रेजी में प्लॉट। फिर एथोस है, ये चरित्र से संबंधित होगा और करेक्टर अंग्रेजी में इसका अनुवाद हो जाएगा। और जो पैथोस है, ये हिंदी में अनुवाद हो जाएगा भाव और अंग्रेजी में इमोशन। फिर है प्रॉक्सिस, ये हिंदी में अनुवाद हो जाएगा कार्य व्यापार
और अंग्रेजी में एक्शन। तो कुछ है कि ये जो यूनानी शब्द के हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद थे ये यहाँ पर मैंने आपको बताए, और ये सारे के सारे दिए गए थे अरस्तु के द्वारा। इसके पश्चात आगे है अरस्तु के काव्यशास्त्र में आए कुछ शब्दों का पारिभाषिक अर्थ निम्नलिखित है। देखिए दुखांतक है, इसके लिए ये पारिभाषिक अर्थ निकालते हैं। यह ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक अलंकरणों से विभूषित किया जाता है तथा जो कार्य व्यापार के रूप में हो, न कि आख्यानक के रूप में, जो करुणा एवं भय को उद्धृत कर इन भावों का विवेचन करता हो। ठीक है, फिर आगे देखिएगा आगे क्या वर्णित है। पीडीएफ थोड़ी हिल गई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए, ये देख रहे थे हम यहाँ पर स्थिति विपर्य। स्थिति विपर्य यह दुखांतक के अंतर्गत कथानक में ऐसे परिवर्तन का नाम है जिससे कार्य व्यापार सर्वथा विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। यह मोड़ संभाव्यता या आवश्यकता के अनुसार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है अभिज्ञान। जो अभिज्ञान है इसमें देखिएगा, अभिज्ञान का अर्थ है अज्ञान की ज्ञान में परिणत होना, अज्ञान की ज्ञान में परिणत होना। यह दुखांत के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम या घृणा उत्पन्न करती है, जो पात्रों के सौभाग्य या दुर्भाग्य के कारण बनती है। इसके पश्चात आगे है प्रकृति। जो प्रकृति है, अरस्तु ने इसके 6 अर्थ माने हैं। प्रकृति के अरस्तु ने कितने अर्थ माने हैं? 6। देखिएगा कौन कौन से हैं। यह गति का कारण या साधन है। ये गति का कारण या साधन है। इसका अर्थ विषय या वस्तु भी होता है। यह तत्व का भी पर्याय है। आकृति या रूप का नाम प्रकृति है। विकास प्रक्रिया को प्रकृति कहते हैं। घटक को भी प्रकृति कहते हैं। ये 6 इनके द्वारा यहाँ पर मत वर्णित हैं। बूचर के अनुसार प्रकृति वस्तु का वह आंतरिक धर्म है जो विश्व की सृजनात्मक शक्ति है। किसने कहा था? बूचर ने कहा कि जो प्रकृति वस्तु का वह आंतरिक धर्म है जो विश्व की सृजनात्मक शक्ति है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर आगे देखिएगा, आगे है कला। कला प्रकृति का अनुकरण है, ये माना यहाँ पर अरस्तु के द्वारा। फिर जो अनुकरण है यह वस्तु का उन्नत रूपांतरण ही अनुकरण है। अतः अनुकरण के 3 अर्थ हैं। एक हो गया जो वस्तुएं थी या हैं उन्हें जैसा कहा या माना जाता है, उन्हें जैसा होना चाहिए था। ये यहाँ पर अनुकरण के 3 अर्थ है, ये बतलाए गए हैं। फिर चरित्र है जिसके अंतर्गत सभी विशिष्ट नैतिक गुण या स्थायी चित्तवृत्तियां आती हैं, वे चरित्र हैं। भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। कार्य व्यापार जो आंतरिक कार्यों को बोधित करता है वह कार्य व्यापार होगा। विरेचन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना है। यह भारतीय काव्य शास्त्र में या फिर भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। जो भारत में विरेचन का अर्थ निकाला जाता है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। विरेचन मल निष्कासन द्वारा शरीर शोधन की अन्यतम क्रिया का नाम है। कला के क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को निष्कासित कर भावात्मक विश्रांति और भावात्मक परिष्कार करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा विरेचन भी। ठीक है, अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा किसके द्वारा उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया गया था, तो ये अरस्तु थे। और ललित कला
की स्वायत्तता घोषित की? किसने की ये घोषित? ये की गई अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने लिखा है कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है, ये अरस्तु मानते हैं। फिर आगे है बूचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लंघन नहीं। ये बूचर ने अरस्तु के अनुकरण के अर्थ में माना। फिर अगला जो नाम यहाँ पर आएगा, काफी महत्वपूर्ण नाम ये भी है, तो ये होगा आपका लोंजाइनस का। ये भी काफी महत्वपूर्ण नाम है, काफी प्रश्न यहां से बनते हैं। जैसे कि लोंजाइनस का यूनानी नाम पूछा जाता है, तो लोंजाइनस का यूनानी नाम क्या होगा? लॉन्गिनुस। लॉन्गिनुस इनका यूनानी नाम है। और ये ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लोंजाइनस। इस कलर को लेते हैं, यहाँ पर हाइलाइटर का कलर चेंज कर दिया। फिर देखिए लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम पेरीहुप्सुस है। लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम क्या है? पेरीहुप्सुस। इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन 1554 ईस्वी में इतावली विद्वान थे रोबेर तेल्लो थे, इन्होंने करवाया था। रोबेर तेल्लो ने पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अनुवाद करवाया था। किस विद्वान के द्वारा? इतावली विद्वान के द्वारा। फिर है पेरीहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र या फिर रेटोरिक का ग्रंथ है। भाषण शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है पेरीहुप्सुस को। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल ने सन 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। जो सर्वप्रथम करवाया गया था किसी भी भाषा में, तो वो रोबेर तेल्लो के द्वारा करवाया गया था 1554 में। और जो पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था जॉन हॉल के द्वारा 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से। ठीक है, इसके पश्चात आगे यहाँ पर है सेंट्सवरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस अर्थात वाग्मिता का प्रकर्ष के लिए उदात्त शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? सेंट्सवरी के द्वारा उदात्त शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया था। फिर आगे देखिएगा, लोंजाइनस ने पेरीहुप्सुस की रचना पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की गई है। कुछ ये वर्णिक है यहाँ पर, आप भी आराम से पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा ये। फिर आगे है उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम के ल्यूस नामक व्यक्ति ने किया था। किसने? उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम के ल्यूस नामक व्यक्ति ने किया था। लोंजाइनस से पूर्व होरेस ने आर्स पोइटिका नामक ग्रंथ को पत्र के रूप में लिखा था। लोंजाइनस के पेरीहुप्सुस में अध्याय अनुसार निरूपित विषयों को तालिका में इस प्रकार से रखा गया है, देख लेते हैं। जो अध्याय 1 से 7 है, इसमें ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का विवेचन ये किया गया है। फिर 8 से 15 अध्याय में उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश किया गया है। उसमें विचार की गरिमा या भाव की प्रबलता का निरूपण मिलता है। फिर 16 से 29 अध्याय में अलंकारों का निरूपण मिलता है। फिर जो 30 से 38 है, इसमें शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण है। फिर 39 से 40 में रचना की भव्यता का निरूपण मिलता है। फिर 41 से 43 में दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी अन्य दोषों की चर्चा मिलती है। फिर जो अंतिम अध्याय है 44, ध्यान रखिएगा जो पेरीहुप्सुस है इसमें 44 अध्याय हैं। कितने? 44 अध्याय इसमें। जो अंतिम अध्याय है इसमें यूनान के नैतिक साहित्यिक ह्रास के कारणों का संधान मिलता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट करिएगा। इसके पश्चात आगे है लोंजाइनस के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अभिमत निम्न है। सेंट्सवरी क्या कहते हैं? उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट मानते हैं ये लोंजाइनस के संबंध में सेंट्सवरी।
फिर है डेविड डेचिस, उदात्त प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत है। फिर जो स्कॉट जेम्स मानते हैं लोंजाइनस प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। फिर एलन टेट ये कहते हैं लोंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। फिर है बिमसेट एवं क्लिंथ ब्रुक्स, ये क्या कहते हैं पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। फिर एम्ब्रेस है, ये कहते हैं साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, होरेस सांसारिक और भाषण शास्त्री क्षुद्र हैं तो लोंजाइनस जीवंत और आधुनिक हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मत यहाँ पर वर्णित है, इसका भी ख्याल रखिएगा आप। फिर आगे है पेरिहुप्सुस में सर्वप्रथम उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया। कौन से पुरुष का? उत्तम पुरुष का। ये सारे स्टार मार्क किए हुए और हाईलाइट किए हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना है आपने, अगर मैं ना कहूँ तब भी। फिर देखिए लोंजाइनस ने कहा उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोंजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर लोंजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुन्नयन नहीं बल्कि सम्मोहन और लोकोत्तर आह्लाद है। लोंजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी नोट करिएगा। पहला तो ये यहाँ पर महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल एवं अंतःप्रेरित भाव, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत हैं। अंतिम होगा रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। फिर देखिएगा ये तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोंजाइनस उदात्त के कितने अवरोधक मानते हैं? तो लोंजाइनस उदात्त के 3 अवरोधक मानते हैं, शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर। शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर। जो भावाडंबर के अंतर्गत ये अस्थानस्थ, अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर इनको चयन करते हैं। फिर से देखिएगा भावाडंबर के अंतर्गत ये अस्थानस्थ, अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर इनको मानते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर लोंजाइनस से संबंधित तथ्य। ये 3 जितने भी विद्वान के तथ्य मैंने आपको बताए ये हैं भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको एक को भी नहीं छोड़ना आपने। फिर आगे जो अगले आएंगे यहाँ पर जॉन ड्राइडन, कवि एवं नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं जॉन ड्राइडन। इनकी जो प्रमुख कृति है ये है ऑफ ड्रामेटिक पोइटिजी। ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, कई जगह पोइट्रीजी लिखी होती है, कई जगह पोइट्रीजी लिखा होता है, अलग अलग जगह है, परंतु ऑफ ड्रामेटिक पोइजी यहाँ पर लिखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। ये नाट्य काव्य है, समय इसका 1666 ईस्वी हो जाएगा। फिर है जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जॉन ड्राइडन है इनको आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक स्वीकार किया गया है। फिर है ड्राइडन ने ऑफ ड्रामेटिक पोइजी की रचना निबंध शैली में की, जिसमें एक पात्र निएंडर नया आदमी की भूमिका में ड्राइडन स्वयं उपस्थित रहता है। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। ड्राइडन ने साहित्य को 2 प्रयोजन, एक आनंद और दूसरा शिक्षा पर देते हुए लिखा है। कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता के साध्य बनाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति रहेगी ये। ड्राइडन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। किसको? प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हैं और लिखते हैं उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। किसने कहा उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है? ड्राइडन ने कहा।
फिर जो अगले विद्वान यहाँ पर आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बनता ही है। देखिए इनका जो जन्म पूछा जाता है, जन्म हुआ इनका 1770 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई 1850 ईस्वी में। जन्म 1770, मृत्यु 1850 में। जन्म स्थान इनका था इंग्लैंड, इंग्लैंड जन्म स्थान है। फिर उपाधि है इनकी, फिर देखिएगा जन्म स्थान इनका इंग्लैंड है, उपाधि है इनकी पोइट लारिएट, पोइट लारिएट इनकी उपाधि है। मित्र इनके कॉलरिज थे। कौन थे मित्र? कॉलरिज। अंतिम संग्रह इनका है द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड ये इनका अंतिम संग्रह माना जाता है। ये सारे तथ्य नोट करने हैं, ठीक है, नोट करने हैं सारे तथ्य। फिर देखिएगा वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, ये है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच है। सन 1793 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने। कब बने? 1795 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ। उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेड्स नामक कविताओं का संग्रह इन्होंने प्रथमतः 1796 ईस्वी में करवाया था। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे तथ्य, यहाँ से प्रश्न बनेगा, देखिएगा जब आप परीक्षा देंगे तो। फिर आगे है लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। किसको? लिरिकल बैलेड्स को। ये आपके कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों के द्वारा लिखा गया था। जो मूल श्रेय जाता है ये जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, और इसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का, काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र स्वीकार किया जाता है। फिर है लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण माना जाएगा परीक्षा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। काफ़ी लंबा नहीं खींचा है। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसके पश्चात दूसरी बुक का PDF भी मर्ज कर दिया है। अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी पढ़ सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य से भरी हुई है, ठीक है। जो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए लगा तो वो तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इस वाली PDF को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।